स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की न्यू यूनिट को, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार यूनिट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस यूनिट में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो हियर यूनिट का नेम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स मतलब होता है जीन से रिलेटेड कोई स्टडी करना। मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल आपका इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक, या फिर जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर कैरेक्टर की, उनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। और इन सब चीजों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। और किस तरह से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, न्यू स्पीसीज कैसे आती है, ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है कैसे बने हैं, ये सारा हम लोग इस यूनिट के 3 चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन में एन इज मिसिंग, वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो करेक्टर्स ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो क्या उसके पीछे कोई लॉ इन्वॉल्व है, उसको स्टडी करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो जो आपका एक मेल है और एक फीमेल है, ये 2 कपल हैं। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, सपोज इनके 2 सन हैं, इन दोनों सन के पास करेक्टर्स अपने पेरेंट्स के भी होंगे, कुछ करेक्टर्स, तो ये इनहेरिट हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अपने पेरेंट्स से दिख तो रहे होंगे उनकी तरह, लेकिन कुछ खुद के फीचर्स भी होंगे। साथ ही साथ ये दोनों सन आपस में भी एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन डिफरेंट भी होंगे, उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो इनके पीछे कौन से लॉज इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब जो चीज इनहेरिट हो गई, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हम लोग बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर क्लास 11 का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो उसमें आपके मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने डीएनए पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, आरएनए पढ़ा था, लिपिड पढ़ा था, फैट पढ़ा था। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, हमें तो पहले से पता है ना, लेकिन साइंटिस्ट ने कैसे रिसर्च की, कैसे पता चला कि डीएनए आपका जेनेटिक मॉलिक्यूल है, और किस तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन कोडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वो सारा कुछ हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। और इन्हीं मॉलिक्यूल में जब चेंजेस होते हैं, जो धीरे धीरे एक टाइम बाद जो नई स्पीसीज आ जाती है, नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, नए कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, नए जीन्स आ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। बट इवोल्यूशन में बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि ह्यूमन आपके पहले चिंपैंजीज की तरह मतलब दिखते थे, आपका दोनों चारों पैर से 4 लिम्स से चलते थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर हम लोग 2 लिम्स पे चलने लगे, और हमारे जो दूसरे हैं वो हैंड्स हैं, उनको हम लोग दूसरे काम के लिए यूज करने लगे। तो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है वो हम लोग 3rd चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस। ये एक साइंस की पूरी ब्रांच है। जैसे अगर हम लोग, आप स्टार्टिंग पढ़ते हो, मैथमेटिक्स अलग है आपके सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री अलग है, सिविक्स अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इंग्लिश अलग है। सिमिलरली जब बायोलॉजी में आते हैं तो बायोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस होती है, माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स भी आपकी एक साइंस की ब्रांच है, जो डील करती है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स जो आपके ट्रांसफर, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, और वेरिएशन क्या, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत अपने खुद के कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, जिससे वो वेरी कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से, अपने जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनसे। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे से वेरी भी करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द साइंस। ये साइंस खुद है, वो ब्रांच थी, पूरा सब्जेक्ट का नाम दे दिया कि हाँ जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हेरिडिटी एक साइंस है जो डील करती है विद द प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसमें वो साइंस इन्वॉल्व है जो बताती है कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कोई साइंस है। उसी साइंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी। जो साइंस इन्वॉल्व है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस के बीच में। और जो इनहेरिटेंस है, ये प्रोसेस है जो आपका ट्रांसफर हो गया, जो प्रोसेस चल रहा है जीन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड वेरिएशन क्या है? जो इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस हैं। अगर हम आप स्ट्रीट पे भी जा रहे हो, स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो क्या सारे डॉग्स एक जैसे दिखते हैं? आप बोलते हो कि हाँ ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, इसका मतलब वो सारी स्पीसीज एक जैसी है, लेकिन सब अलग अलग है, तो वो वेरी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, हम लोग अगर 2 हैं या 4 भाई बहन हैं, जितने भी हैं, या हमारी फैमिली में कजिन भी हैं,
तो सबके एक जैसे करेक्टर्स दिखते हैं कि हाँ ये एक भाई लग रहे हैं, हम लोग बोलते थे ना एक जैसी शक्ल दिख रहे हैं, और वेरी भी करते हैं, अलग भी होते हैं। हम उसी को सेम पर्सन को सेम नाम से नहीं बोल सकते, क्योंकि खुद के भी फीचर्स होते हैं, उनको हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं, नोन एज वेरिएशंस। तो आपके पास एक इमेज से हम लोग इस चीज को समझ देते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे इस फिगर में, इन फिगर्स में कौन है पिक्चर्स में, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ एक साइड दे रखे गए हैं। तो ये जो जैकी श्रॉफ है और जो टाइगर श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ के जो फेशियल फीचर्स थे वो टाइगर श्रॉफ के पास भी गए हुए हैं, लेकिन क्या ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी? नहीं, इनके पास खुद जो टाइगर श्रॉफ है उसके पास खुद के भी तो कुछ फीचर्स हैं। तो इनसे फीचर जो गए, जो इनहेरिट हुए, उसको, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस। और जो साइंस इसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटी। और जो ये खुद के इसके फीचर्स जो आए हैं वो क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। सिमिलरली जो आपका राइट हैंड साइड पे फिगर बनी हुई है उसमें भी यही है। सैफ को दिखाया गया है और इनके सारा अली खान आंट जो उनका लड़का है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो शो किया गया है। तो ये जो फेशियल फीचर्स हैं सैफ के दोनों बच्चों के पास गए हुए हैं, लेकिन इन दोनों के खुद के फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये जो खुद के फीचर्स होंगे जो दूसरे से वेरी कर रहे हैं उनको हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं, और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो गए हैं, जो इनसे ट्रांसफर हुए हैं, वो क्या है? आपके इनहेरिटेंस उसको बोलेंगे। तो कुछ खुद के फीचर्स भी आ जाते हैं जिससे हम अब एक दूसरे से वेरी करते हैं, और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उनको इनहेरिटेंस में बोलते हैं। तो अब एक बार फिर से फोकस कर लीजिए, चारों आपको पता होने चाहिए, चारों वर्ड्स की मीनिंग पूरे चैप्टर में इसी को लेके हम लोग को स्टडी करना है। जेनेटिक्स एक ब्रांच है, एक पूरा साब्जेक्ट है साइंस का, जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी वो साइंस है जो बताती है कि कौन सा लॉ इन्वॉल्व है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एंड इनहेरिटेंस आपका वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जीन्स ही कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो जीन्स कैसे, किस प्रोसेस से जो ट्रांसफर हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस हैं जो शोन बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। आप हो, हम है, एक दूसरे ह्यूमन बींग्स हम बोलते हैं एक दूसरे को कोई और प्लांट या फिर आंट या फिर आप बोल सकते हो स्पाइडर नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बींग है कैसा दिखता है, उसको टाइगर नहीं बोल सकते। लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग हैं, जो अलग वाले फीचर हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। ऑल्सो बाय देयर ऑफस्प्रिंग्स आर टर्म्ड एज वेरिएशन। जो स्पीसीज या फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो सब एक दूसरे से वेरी करते हैं, उन्हीं को हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड बार बार आ रहा है जिसको हम लोग जीन बोल रहे हैं, तो जीन को यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स, तो वहां पे हमें पता है और स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं, तभी तो आप 12th क्लास में आयोगे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन होता है? डीएनए। ये तो हर एक इंसान को पता है कि डीएनए भले ही ना पता हो क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो कैरी करता है, जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, उसको डीएनए बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल की में जो अगर हम सारे डीएनए को, एक सेल के डीएनए को लेंथ को नापेंगे, एक साथ एंड टू एंड रख देंगे, इट इज अराउंड 2 मीटर। अब ये पूरा डीएनए हमने सपोज रख दिया, इस 2 मीटर डीएनए के पास सबके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन सिर्फ 2% डीएनए के पास ही होती है, 2% डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन है, और वो भी 2% इंफॉर्मेशन एक जगह पे नहीं है, बीच बीच में है। यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है। एग्जाम्पल इसका आप लीजिए, एक बुक, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक बुक है, स्पेशल बुक है 100 पेजेस की, ठीक, और ये मेरे लिए कोडिंग वर्ड है। इसमें मैंने उसके अंदर उस 100 पेजेस की बुक में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और वो एक साथ नहीं लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन सिर्फ जिसमें इंफॉर्मेशन है वो 2 पेज की है, लेकिन वो 2 पेज में इकट्ठा एक साथ नहीं लिखी हुई है इंफॉर्मेशन। एक लाइन आपकी सपोज पेज नंबर 3 पे लिखी हुई है, एक लाइन आपकी पेज नंबर 10 पे लिखी हुई है, या एक वर्ड आपका पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है, एक आपका 99 पेज नंबर पे लिखा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है, सबका अलग अलग फुल इन्फॉर्मेशन है, सबकी अलग अलग हर पेज पे। बाकी के इंफॉर्मेशन वाले में तो सिर्फ ऐसे टाइपिंग वर्ड्स हैं, जैसे आंख बंद करके टाइप कर दिया गया हो। सेम हमारे डीएनए के साथ भी है। जो डीएनए पूरा है, इस डीएनए में सिर्फ 2% डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, वो बिखरी हुई है, इतने पार्ट, इतने ही पार्ट है, इतने के पार्ट, इतने के पास है, इतने के पास है, इतने पार्ट के पास यहाँ पे है। तो जीन आपका उतना ही पार्ट डीएनए का है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। आई होप जीन समझ में आ गया होगा। जीन क्या है?
दैट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट। जी डीएनए का उतना पार्ट जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है। डेफिनेशन लिख देते हैं जीन की। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कुछ ही पार्ट है, पूरा डीएनए नहीं, क्योंकि पूरे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। सो इट इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए जिसके पास इंफॉर्मेशन है, दैट कोड्स फॉर फंक्शनल, कोई काम का प्रोडक्ट, फंक्शनल प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट क्या होता है? जनरली इट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ केसेस में आरएनए भी होता है। आरएनए वो कौन सा होगा? यहाँ पे आरएनए के टाइप होते हैं, आरएनए है, टीआरएनए है, इसमें फर्दर प्रोटीन इनके बाद नहीं बनता है। तो हमें सिर्फ अभी जीन समझना था। सपोज ये पूरा डीएनए है, डीएनए में टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन, यहाँ पे किसी और की हेयर की कलर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है। तो इतना ही सेगमेंट, सिर्फ जितना मैंने येलो से मार्क किया है, ये जीन होगा, क्योंकि इसके पास कोई फंक्शनल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। कैसे होती है, किस फॉर्म में ये कोडिंग डिकोडिंग होती है, कैसे इंफॉर्मेशन का आपका पता चलता है कि हाँ इसके पास ये इंफॉर्मेशन है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। बस आपको जीन को समझना है कि जीन आपका डीएनए का पार्ट है, डीएनए का सेगमेंट है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी वही ट्रांसफर होगा, तो वही करेक्टर आपका ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सम साइंटिस्ट इन जेनेटिक्स। कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो सिर्फ यहाँ पे नाम पढ़ लेते हैं एक बार। जो टर्म है जेनेटिक, जो नाम है जेनेटिक्स, वो किसने दिया था? विलियम बेटसन ने दिया था 1906 में। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगोर जॉन मेंडल। इस टॉपिक के बाद हम लोग ग्रेगोर जॉन मेंडल की पूरी स्टोरी को समझेंगे, स्टडी करेंगे। फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे? जो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं उनको विलियम बेटसन बोलते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग जो पुरानी वाली जेनेटिक्स है, जो लॉज हैं, उसमें ग्रेगोर मेंडल आएंगे, जिसने स्टार्ट किया, बेस दिया। उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स आएगी, हाँ कुछ चेंजेस है, उसको फर्दर लॉज में चेंजेस आए। टीएच मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स नाम दे दिया। इन सबका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स के फील्ड में। एंड ए गोरॉड, इनको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इनके सबके आपके नाम आपको पता होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल की स्टोरी से। इससे इनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए। आप सब तो नीट की प्रिपरेशन कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी सिर्फ 12th का ही पढ़ रहे होंगे, कुछ करेंगे बाद में। तो टाइम लगता है, कुछ लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में हो रहा है, निराश हो जाते हैं। बट निराश नहीं होना चाहिए। अगर निराश आप हो जाएंगे तो इनकी स्टोरी से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इनको तो सक्सेस इनकी डेथ के बाद मिली। इनके वर्क को किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। देख लेते हैं इनकी स्टोरी को भी। ग्रेगोर जॉन मेंडल, इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इन्होंने ही बताया कि कैसे जो करेक्टर्स हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं, लेकिन इनके काम को कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा था। शॉर्ट में समझिएगा भी, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा था। इनकी डेथ हो गई। क्यों नहीं कर रहा था उसके भी रीजंस को भी स्टडी करेंगे। इनकी डेथ हो गई, बेचारे बड़े निराश हुए, और इन्होंने बहुत ही काम किया था, 9 साल तक काम किया था पीके प्लांट पे। अब कुछ साल मतलब 17 साल बाद, इनकी डेथ के 17 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए। वो इंडिविजुअली काम कर रहे थे। आप भी अगर कहीं पीएचडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो कुछ ऑलरेडी जो प्रेजेंट होंगे पेपर, उनको स्टडी कर रहे होगे, जिस भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो। साइंटिस्ट यही काम करते हैं, जो भी पीएचडी होल्डर्स होते हैं, पीएचडी की जो रिसर्च कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, उसका जितना भी डेटाबेस में या कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जितने भी जर्नल्स हैं, उसको जर्नल्स बोलते हैं, रिसर्च पेपर्स को, उनको स्टडी करते हैं ना कि हाँ ये चीज हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वो 3 साइंटिस्ट जब आए बाद में, उनकी डेथ के बाद, वो अपने वर्क कर रहे होंगे हेरिडिटी से रिलेटेड ही। तो उन्होंने देखा कि वो काम जो अब कर रहे हैं, कोई बंदा पहले ही करके जा चुका है, लेकिन उसके काम को एक्नॉलेज ही नहीं किया। लेकिन वो इतने अच्छे थे, उन्होंने सबके सामने उनके पेपर्स को भी रिप्रेजेंट किया और ये बताया, उनको ऑनर देने के लिए, जो लॉज वो ऑलरेडी काम कर चुके थे, उनको ऑनर, उनके ग्रेगोर जॉन मेंडल के वर्क को ऑनर करने के लिए उनके लॉज को नाम दे दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल की स्टोरी देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसे करेक्टर्स एक
जनरेशन से, पेरेंट्स से, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसमें पास ऑन होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस से किसने बताया था? ग्रिगोर जॉन मेंडल ने बताया था। On the basis of experiments, Mendel proposed certain principles, उन्होंने कुछ laws बताए inheritance के, which are the backbone of classical genetics। classical क्या होता है? पुराने वाला ना, जो सबसे पहले हुआ, तो वो बेस थे क्लासिकल जेनेटिक्स के, बेस तो होना चाहिए। ग्रिगोर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 हेंसडॉर्फ इन ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन बहुत ही पुअर फैमिली में थे, बहुत ही ज्यादा पुअर थे। तो ये कहाँ पे? एक मोनेस्ट्री में, आश्रम में, हम लोग अपनी लैंग्वेज में आश्रम बोलते थे, ऑगस्टिनियन मॉन्स्ट्री में चले गए थे, विच इज एट ब्रून इन चेकोस्लोवाकिया। और उनको फिर वहां पे नेचुरल साइंस में इंटरेस्ट आने लगा, और ये बनना चाहते थे टीचर, लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जाम होता है ना, टीटी सुपर टेट, भाई पास हो जाओ टीचर बन जाओ, तो वहां पे वो भी एक टीचर का एग्जाम हुआ था, फेल हो गए थे। फिर मोनेस्ट्री आ गए थे, अपने जो मोनेस्ट्री में बड़े बड़े फार्म लैंड पड़ा हुआ था, तो वहां पे जो भी पीट के प्लांट थे उसके ऊपर ये रिसर्च करने लगे और अपने पढ़ाई कर ली थी, बट टीचर की टीचिंग वाले एग्जाम में फेल हो गए थे, तो उसके ऊपर ही रिसर्च करने लगे। तो नेचुरल साइंस में इनको इंटरेस्ट आ गया, उसी को ही ऑब्जर्व करने लगे, डेटा को एनालाइज करने लगे। तो ही स्टडीड मैथमेटिक्स, इन्होंने क्या पढ़ा था? मैथमेटिक्स पढ़ी थी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में। लेकिन टीचर नहीं बन पाए, बनना चाहते थे। इन स्प्रिंग ऑफ 1856, उसके बाद ये 1856 में वापस अपनी मोनेस्ट्री ही आके काम करने लगे वहां पे, और अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे स्टार्ट कर दिए। पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। फिर उसके बाद इनका जो वर्क हुआ 1862 में, बाद में इसको स्टडी करेंगे, लेटर ऑन हुआ है काम, इन्होंने 56 से स्टार्ट कर दिया होगा, कर रहे होंगे। ही बिकेम द फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रून नेशनल साइंस सोसाइटी, एंड इन February 8 1965 ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट लेक्चर। अब इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर को डिलीवर किया ऑन पी एक्सपेरिमेंट एट ब्रून नेचुरल सोसाइटी। जो भी इनका वहां पे जो जिस भी यूनिवर्सिटी में के साथ ये जुड़े हुए थे, तो वहां पे फर्स्ट लेक्चर को इन्होंने डिलीवर किया। किस पे किया? पी के एक्सपेरिमेंट में। इस पेपर का नाम क्या रखा? देखो, जितने भी जर्नल्स होते हैं, जैसे बुक्स होती है, आप इस पे काम करो, टाइटल देना पड़ता है, तो उनके पेपर का जो टाइटल था वो क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट, दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्नल नेचुरल साइंस सोसाइटी। एक जर्नल है, जैसे हम लोग के अभी टाइम पे क्या है, पब्लिशर्स होते हैं, पब्लिशर्स अलग अलग चीजों को पब्लिश करते हैं ना, अलग अलग चैप्टर्स को, अलग अलग कंटेंट को। सेम जो वर्क था मेंडल का, उसका जिनके जो रिसर्च पेपर थे उनका नाम क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था? नेचुरल साइंस सोसाइटी के। अब इन हिज पेपर मेंडल प्रपोज्ड हिज बेसिक जेनेटिक प्रिंसिपल। उन्होंने बता दिया कि हाँ, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो रैंडमली ट्रांसफर नहीं होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, उसके पीछे कोई ना कोई लॉज इन्वॉल्व है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके किसी भी वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया गया। उनके जो किसी भी वर्क, मतलब उनके वर्क को एक्नॉलेज किसी ने भी नहीं किया। ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंट, और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। उनकी हेल्थ डिटोरिएट होने लगी थी, खराब होने लगी थी। आप सोचो, इतने टाइम तक आप 9 साल तक काम कर रहे हो, अभी तो आपने स्टार्टिंग ही करी होगी नीट की प्रिपरेशन की, आप कर रहे हो, 1 साल में ही आप डिप्रेस होने शुरू कर रहे हो। तो इन्होंने तो क्या किया, लगे रहे, अपना वर्क भी किया 9 साल तक, और उसके बाद अपने पेपर्स को भी प्रेजेंट किया, बट फिर भी किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। तो इनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट हो गई, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई 6 जनवरी 1884 में, कि हाँ, निराशा की फीलिंग से कि अब वो कुछ नहीं कर पाए। बट in the beginning of 20th century, 3 botanists आए। कौन कौन से? ह्यूगो de Vries, कार्ल कॉलिंस एंड ईवी मार्क। इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। फोकस ऑन दिस वर्ड, रीडिस्कवर। अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब काम करते हैं तो वर्क को देखते हैं, पेपर्स को फिर से स्टडी करते हैं, यहाँ क्या क्या इससे रिलेटेड रिसर्चेस हो गए। जैसे लाइब्रेरी है, तो आजकल तो गूगल अवेलेबल है। पहले के केस में क्या होता था, लाइब्रेरीज होती थी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते थे, वहां पे रिसर्च पेपर रखे होते, जैसे लाइब्रेरी में रखी रहती हैं बुक्स, हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट का अलग होता है, टॉपिक वाइज अलग होता है, नंबर्स, कोड्स होते हैं। तो सिमिलरली जितने भी रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होते हैं, वो उसी लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी में रखे हुए होते हैं। तो उन्होंने स्टडी किया और मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, और देखा कि उन्होंने जो काम किया था वो करेक्ट था। गलत होता एक बार ठीक भी था, लेकिन उनको पता ही, मेंडल को पता ही नहीं चल पाया ना, उनका काम उनको पता था, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हाँ, मेंडल को भी पता चलता कि उनके काम को किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो 3 साइंटिस्ट ने उनके काम को फिर से एक्नॉलेज किया और बताया कि उन्होंने जो काम किया था मेंडल ने, वो सही किया था। वो 3 साइंटिस्ट का नाम क्या है? ह्यूगो de Vries, कार्ल कोलिंस एंड स्टुअर्ट।
बेट्सन ऑल्सो कंफर्म्ड, बेट्सन एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के वर्क को भी उन्होंने भी आपका कंफर्म किया था कि हाँ सही किया था। अब क्या रीजंस थे कि मेंडल के वर्क को पहले साइंटिस्ट एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, बाद में वो सही हो गए, उनको देख लेते हैं। तो हियर टॉपिक इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल ने अपना वर्क किस पे किया? पाइसम सेटाइवम पे किया था 1856 में, और उनके इस काम में 9 साल लगे। उनकी जो फाइंडिंग्स थी पब्लिश तो हो जाती हैं, भले लोग एक्सेप्ट ना करें, तो 1865 से 66 में की पब्लिश हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फाइंडिंग्स जो भी उन्होंने खोज की थी अनरिकॉग्नाइज्ड हो गई फॉर मेनी इयर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया जितने भी उन्होंने रिसर्च की थी। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका जो मेथड था बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या वर्क किया जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और जो आपका टॉपिक है, ये तो मैं सिर्फ आपको स्टोरी उनकी बता रही हूँ, क्योंकि आप जब जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मेंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको उनसे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि डिप्रेस ना हो, आखिरी दम तक लगे रहो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो मेंडल्स का जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था वो कुछ भी अंदर की साइड से नहीं देख रहे थे, ऑब्जर्व ऊपर से कर रहे थे, सारे करेक्टर्स को ऊपर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे और अपना डेटा मेंटेन कर रहे थे। तो उनका जो जितना भी उन्होंने अपना रिसर्च पेपर में लिखा था बहुत ही ज्यादा सिंपल था। Mendel's idea of inheritance appeared to be too simple in contrast to the views proposed by the predecessors। जो उनके पहले के लोग थे उन्होंने जो आइडिया दिया था उससे बहुत ही ज्यादा सिंपल थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, कि कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। दूसरे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगा दी थी, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि एक मैथमेटिशियन कैसे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वो डिस्कवर कर रहा है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स क्यों लगा दी, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और कैसे लगी वो अभी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। एंड मेंडल ने स्ट्रेस किया था डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का। वेरिएशन क्या होता है? जब जनरेशन आती है तो वेरिएशंस आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन आई दूसरे में वेरी जरूरी है बहुत ज्यादा वेरिएशन है, थर्ड में भी नहीं। लेकिन जो डार्विन थे और जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे उनके टाइम पे जो और अदर साथ के लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनके साथ के नहीं उनके टाइम पे जो और जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे कि हाँ चेंजेस कैसे आते हैं, तो वो बताते थे कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं लगातार आते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी से पता चल रहा था कि जो वेरिएशंस है कभी आए बीच में नहीं आए फिर नहीं आए। ठीक, अगर ऐसे आते चले जाते तो आज हम ह्यूमन है, हमारी जो दूसरी जनरेशन आती तो उसका थोड़ा सा शेप अलग होता, फिर दूसरा अलग होता, ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा जंप कर करके आता है और लॉन्ग पीरियड टाइम में आते हैं। तो मेंडल के ये 3 जो रीजन थे इसकी वजह से मेंडल के वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया गया था। बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, उन्होंने मैथमेटिक्स लगा रखी थी, और जो सब लोग उस टाइम पे जितने जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज मतलब होता है उस टाइम पे जो अदर साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, जब वो भी काम कर रहे थे और भी लोग काम कर रहे थे, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएशन पे काम कर रहे थे। बट आफ्टर अबाउट 17 years ऑफ हिज डेथ, उनकी डेथ के 17 साल बाद, इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century, ये तीनों साइंटिस्ट जिनको अभी हम पढ़ चुके हैं, ह्यूगो डे वेराइज, एरिक टिश्मार्क एंड कार्ल कोरेंस also carried out similar experiment and got the same result। उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और सेम रिजल्ट मिला। इसके बाद ही मेंडल के लॉ को रिकॉग्नाइज किया गया, मेंडलिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं उनका नाम दे दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज का सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल ने पी प्लांट पे क्या कौन से पी प्लांट पे वर्क किया, उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, वो सारा कुछ स्टडी करेंगे।